फैक्ट्री चालू करोगे क्यों आया नहीं कर हाँ ये हाँ रिकॉर्डिंग कर लो। ठीक है बच्चों, तो अपन ये जो लॉकडाउन सारथी बैच अपन ने चालू किया है, सभी को राम राम, सभी को जय हो, हेलो सर, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कि इतने शॉर्ट नोटिस पे आप लोग जुड़ रहे हैं। और कोई भी स्टूडेंट हो जो आपको लगे कि इससे उसको फ़ायदा हो सकता है, ज़रूर बच्चों इसको जोड़िए। और फिज़िक्स जो है वो उसकी क्लासेस आज अपन चालू करने वाले हैं, और ये फिज़िक्स का फर्स्ट लेक्चर वो अपन चालू कर रहे हैं इसमें। ठीक है, फिज़िक्स का जो पहला लेक्चर है वो स्टार्ट कर रहे हैं अपन। आप किसी भी स्ट्रीम के लिए पढ़ रहे हैं, आप नीट के लिए पढ़ रहे हैं, आपको डॉक्टर बनना है, आप आईआईटी के लिए पढ़ रहे हैं, अच्छे आईआईटीज़ में जाना है, आपको एनआईटीज़ में जाना है, तो आप बिल्कुल सही जगह पे हैं बच्चों। और इसमें बच्चों फिज़िक्स में बेसिकली क्या है, बच्चों को थोड़ा सा डर लगता है, तो मेरी एडवाइस ये है कि फिज़िक्स में बच्चों अपन कंसेप्ट और कंसेप्ट कहाँ अप्लाई करते हैं वो बहुत ही फोकस होना चाहिए। अगर कंसेप्ट ठीक तरीके से एप्लीकेशन आ जाएगा तो मान के चलिए आपको फिज़िक्स बहुत आसान लगेगी। थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, जो चीज़ें हैं उनके बारे में अगर आप अच्छे से सोचेंगे तो ज़रूर चीज़ें समझ में आ जाएंगी। और जैसा हम पढ़ा रहे हैं उसको वर्ड बाय वर्ड आप समझिए तो चीज़ें समझ में आ जाएंगी बहुत ही अच्छे से। तो फिज़िक्स में बच्चों, फिज़िक्स की शुरुआत में बहुत सारे टॉपिक्स, ये जब तक ये नीट सारथी की क्लासेस चल रही हैं अपनी, इसमें लॉकडाउन सारथी में नीट सारथी, आईआईटी जेईई सारथी, इन दोनों का समावेश है। तो इस सारथी पैचेज में मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स आपके कंप्लीट करा पाऊँ, लेकिन फिज़िक्स में ना मुझे वेक्टर की ज़रूरत पड़ेगी। चाहे कोई भी टॉपिक मैं कराऊंगा, बाद में आप लोगों से पूछूंगा अभी मैं कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, आप वो बता दें मेरे को, लेकिन कोई भी टॉपिक अपन पढ़ेंगे तो बच्चों मुझे वेक्टर्स की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, मुझे सदिश की बहुत ज़रूरत पड़ेगी। और इसीलिए अपन आज के लेक्चर में वेक्टर और सदिश इन्हीं पे थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। और वेक्टर और सदिश ये जो अपन पढ़ेंगे ना, ये उस स्टाइल में नहीं पढ़ेंगे जैसा आपने कोचिंग क्लासेस में पढ़ा होगा। मैं ये मानते हुए चलूंगा कि ये बैच हर कोई देख रहा है, 10th से 11th वाला बच्चा भी देख रहा है, 11th से 12th वाला भी, जो 12th पढ़ चुका है एक बार दो बार, कुछ पंचवर्षीय योजना वाले बच्चे हैं वो भी देख रहे हैं ये। तो आपने वेक्टर पढ़ा हुआ है, बट वेक्टर कहाँ कहाँ अप्लाई हुआ है, कहाँ कहाँ एप्लीकेशन है उसकी, वो भी मैं आपको बताता चलूंगा। तो आप बिल्कुल पूरी फिजिक्स रिवाइज करेंगे इससे। तो वेक्टर की क्लास चल रही है और स्टार्टिंग करते हैं बच्चों वेक्टर की। और बड़े ध्यान से समझना आप कि क्या क्या चीज़ें बताई जा रही हैं और कैसे कैसे इनको अपने को समझना है। ठीक है, चलिए। तो वेक्टर में थ्योरी अपन ज़्यादा नहीं करेंगे, मैंने बोला ना आपसे इन क्लासेस का बेसिक एम ये रहेगा कि आप अप्लाई कर पाए नॉलेज। चलिए, तो शुरुआत में वेक्टर्स एक्चुअली हुआ क्या बच्चों, हमने फिजिकल क्वांटिटीज़, हमने कुछ फिजिकल क्वांटिटीज़, कुछ भौतिक राशियाँ वो परिभाषित की, है ना। फिजिकल क्वांटिटीज, भौतिक राशियाँ क्या होती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज या भौतिक राशियाँ जिनका आप मेजरमेंट कर पाएँ, जिनका आप मापन कर पाएँ, जिनका मेजरमेंट या मापन कर पाएंगे आप, वही ऑप्शंस के रूप में आपको दिखेंगी और वही आपका आंसर आएगी। तो भौतिक राशियाँ या फिजिकल क्वांटिटीज थी अपने पास। और ये जो फिजिकल क्वांटिटीज थी, ये जो भौतिक राशियाँ थी, इनको लोगों ने तोड़ा, इनको लोगों ने डिवाइड किया। इनको लोगों ने डिवाइड किस किस में किया, वेक्टर में और स्केलर में, है ना। वैसे तो एक टेंसर भी आता था, है ना, एक प्रदिश राशि भी आती थी, उसके बारे में भी बताऊंगा मैं आपको। तो एक स्केलर क्वांटिटी आ गई, एक वेक्टर क्वांटिटी आ गई। स्केलर क्वांटिटीज क्या थी बच्चों, स्केलर क्वांटिटी या अदिश राशियां क्या थी। स्केलर या अदिश राशियां वो थी जिनके पास केवल न्यूमेरिकल वैल्यूज होती थी, जिनके पास केवल न्यूमेरिकल वैल्यूज होती थी, जिनके पास केवल अंकित मान होता था, जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता था, जिनके पास केवल परिमाण होता था, उनको स्केलर कहते थे। जैसा कि मास हो गया आपका, द्रव्यमान हो गया, स्पीड हो गई, चाल हो गई, तो ये सब क्या थी, स्केलर क्वांटिटीज थी। ये सब अदिश राशियां थी। और स्केलर क्वांटिटीज को शो कैसे करते थे, रिप्रेजेंट कैसे करते थे, निरूपण कैसे करते थे, इनको हम दिखाते थे n इंटू यू से।
ठीक है, स्केलर क्वांटिटीज को। एन क्या होता था? न्यूमेरिकल वैल्यू होती थी, मैग्नीट्यूड होता था, परिमाण होता था, और यू उसकी क्या होती थी? यूनिट होती थी। जैसे कि 2 लिख दिया हमने, तो 2 तो संख्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, लेकिन क्या है 2? 2 टीचर हैं, 2 आम हैं, 2 सेब हैं, तो 2 के आगे किलोग्राम, वो उसकी क्या आ गई? यूनिट आ गई। तो ये स्केलर है, और स्केलर की मैथ्स बहुत आसान थी। स्केलर की मैथ्स जो 10th तक आपने पढ़ी है, वो स्केलर की मैथ्स आपने पढ़ी हुई है। 2 + 2 4 हो जाएगा। लेकिन हमने जब फिजिक्स पढ़ी ना, तो हमें कुछ क्वांटिटीज की और जरूरत पड़ी, हमें कुछ राशियों की और जरूरत पड़ी, और हमें कुछ क्वांटिटीज, कुछ राशियों की ऐसी जरूरत पड़ी जिनके पास मैग्नीट्यूड भी था, ऐसी कुछ क्वांटिटीज थी जिनके पास मैग्नीट्यूड था, जिनके पास परिमाण था, जिनके पास दिशा भी थी, डायरेक्शन भी थी, और जो वेक्टर लॉज भी फॉलो करते थे, वेक्टर एडिशन लॉज, मतलब सदिश के योगफल के नियम का पालन भी करते थे। अगर ये तीनों कंडीशंस वैलिड होंगी, अगर ये तीनों शर्तें पालन होंगी, तभी उन क्वांटिटीज को, तभी उन राशियों को आपको वेक्टर या सदिश कहना पड़ेगा। तो मोटा मोटा आपको समझ में आना चाहिए, फिजिकल क्वांटिटीज है, भौतिक राशियां हैं, और उनको किस किस तरीके से अपन ने डिवाइड किया है। अब आपको यहाँ पे एक और क्वांटिटी आती है, टेंसर। यहाँ पे एक और राशि आती थी, एक और क्वांटिटी आती थी, जिसको हम क्या बोलते थे? टेंसर या प्रदिश राशियां बोलते थे। बच्चों, टेंसर या प्रदिश राशियों का मतलब क्या होता है? जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों से ही परिभाषित नहीं हो पाए, है ना। दे आर नॉट कंप्लीटली डिफाइंड बाय डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, है ना। तो प्रदिश राशियां ऐसी थी, या अपने पास टेंसर क्वांटिटीज ऐसी थी जो परिमाण और दिशा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, उन दोनों से ही अपन उन्हें कंप्लीटली डिफाइन नहीं कर पाते थे, उनको कुछ और चीजों की भी जरूरत पड़ती थी। स्केलर, इनको केवल किसकी जरूरत पड़ती थी? न्यूमेरिकल वैल्यू की। वेक्टर क्या थी? मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, डायरेक्शन भी होनी चाहिए, और वेक्टर लॉ भी फॉलो होना चाहिए। क्या है वेक्टर लॉ, वेक्टर एडिशन लॉ? बहुत ही आसान सा है, वो बता देंगे आपको। और एक टेंसर क्वांटिटीज थी, प्रदिश राशियां थी। इसमें टेंसर क्वांटिटी या प्रदिश राशियों का मतलब ये है कि इनको मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, इनको परिमाण और दिशा के अलावा भी चीजें चाहिए। मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के अलावा भी चीजें बताओगे तब ये डिफाइंड हो पाएंगी, तब ये परिभाषित हो पाएंगी। जैसे इसका एग्जांपल होता था मोमेंट ऑफ इनर्शिया या जड़त्व आघूर्ण। उसके लिए क्या चाहिए होता है? अक्ष चाहिए होता है, एक्सिस चाहिए होता है ना, कि कील कहाँ पे लगी है, क्या है एक्सिस ऑफ रोटेशन, घूर्णन अक्ष क्या है, तभी वो परिभाषित, तभी वो डिफाइंड होगी। तो स्ट्रेस हो गई, है ना, और आपका रेजिस्टेंस हो गया, प्रतिरोध हो गया, तो ये सारी टेंसर क्वांटिटीज हो जाएंगी। अभी याद रखना, इन तीनों की मैथ्स अलग अलग है, और हमें, क्योंकि हम फिजिक्स जब कंटिन्यू पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारी ऐसी राशियां, बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज मिलेंगी बच्चों, जो वेक्टर होंगी, जो सदिश होंगी, जिसमें 2 और 2 4 नहीं होगा। 2 और 2 का मतलब समझ रहे हो? 2 इधर लग रहा है, 2 इधर लग रहा है, 2 और 2 अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, तो वो 0 भी हो गया। तो ये 0 क्यों हुआ? क्योंकि डायरेक्शन पे डिपेंड कर रही है, दिशा पे निर्भरता है इनकी, इसीलिए ये वेक्टर क्वांटिटीज हो जाएंगी। चलिए, इसमें ना आपके कुछ पहले एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ अपवाद होते हैं, वो मैं फटाफट बता देता हूँ। एक करंट आता है या धारा आती है बच्चों, इसके पास मैग्नीट्यूड होता है, इसके पास परिमाण होता है, इसके पास डायरेक्शन, इसके पास दिशा होती है, करंट हाई से लो फ्लो करता है, लेकिन बच्चों ये वेक्टर लॉ फॉलो नहीं करेगा। ये वेक्टर एडिशन लॉ, ये वेक्टर एडिशन लॉ मतलब वेक्टर के योगफल का नियम पालन नहीं करेगा, इसलिए करंट को वेक्टर नहीं बोलेंगे। करंट को वेक्टर नहीं बोलेंगे, करंट को आप स्केलर बोलेंगे, करंट को आप अदिश बोलेंगे। कुछ ज्यादा ज्ञानी लोग बोलते हैं कि सर करंट तो टेंसर है। अब इंजीनियरिंग आप में से बहुत सारे लोग करेंगे, बहुत सारे लोग नहीं करेंगे। इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में बताते हैं ये सबको, बहुत ही बेसिक से पॉइंट्स हैं, जरूरत नहीं पड़ेगी अपने को। फिर भी कोई बोले सर करंट तो टेंसर है, तो आपको बोलना पड़ेगा हाँ वो टेंसर है, लेकिन उस टेंसर की रैंक कितनी होगी? 0। अब हमने मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट मैथ्स में पढ़ा होगा, उसमें रैंक आती थी कुछ, समझ रहे हो गया? तो उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। स्केलर कोई भी दिखे, अदिश कोई भी दिखे, वो टेंसर भी होता है, बट वो अपने कोर्स में नहीं है, तो टेंसर मत बोलना उसे। टेंसर फिर 0 रैंक बोल सकते हो आप,
ठीक है। उसके बाद वेक्टर क्वांटिटीज के एग्जांपल बताई थे आपको। वेक्टर या सदिश के एग्जांपल क्या हो जाएंगे, जैसे फोर्स हो गया, बल हो गया, वेलोसिटी हो गई, ये वेक्टर हो जाएगा। ये सारी क्वांटिटीज क्या हैं, वेक्टर हैं। ये सारी क्वांटिटीज क्या हो जाएंगी, सदिश हो जाएंगी। लेकिन इनको भी लोग बाग टेंसर बोल देते हैं। अगर इसको भी आप टेंसर बोलते हो तो टेंसर विद रैंक 1, ठीक है ना। तो बट जरूरत नहीं है, फिर भी नॉलेज के लिए आपको बताया जा रहा है। तो याद करना है अपने को, जो वेक्टर है, वेक्टर एक नए तरीके का अपने पास राशि आई थी, एक नए तरीके की क्वांटिटी आई थी, जिसमें अपने को 2 और 2 मिलके कुछ भी मिल रहा था। 2 और 2 अपोजिट डायरेक्शन में मिला तो कितना हो गया 0, 2 और 2 सेम डायरेक्शन में मिला तो कितना हो गया 4। अब इसकी मैथ्स समझाने के लिए हमने वेक्टर अलजेब्रा बनाई हुई है मैथ्स में, वही हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं फिजिक्स में वेक्टर। वो वेक्टर अगर अपने को आ जाएगा ना तो आप समझ जाना कि अपन पूरी फिजिक्स बड़ी आसानी से समझ पाएंगे। बिल्कुल बेसिक से चला रहा हूं मैं, और एग्जाम्पल्स सारे आपके जितने फिजिक्स में आपने पढ़े होंगे धीरे धीरे सब लाने वाला हूं मैं। अभी अपन टेंसर को हटाते हैं साइड में। टेंसर की मैथ्स अलग है ना। टेंसर या प्रदिश राशि की मैथ्स अलग है, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जड़त्वाघूर्ण जब निकालेंगे तब देखेंगे। स्केलर की मैथ्स अलग है। स्केलर की मैथ्स हमने 10th से पहले पढ़ रखी है। वेक्टर की क्योंकि हमें हर टॉपिक में जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैं वेक्टर ही ज्यादा फोकस करके आपको बता देता हूं। चलिए वेक्टर को दिखाएंगे कैसे, वेक्टर को शो कैसे करेंगे। तो वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन या वेक्टर का निरूपण, वेक्टर को दिखाएंगे कैसे। वेक्टर के पास 2 चीजें थी, इसलिए वेक्टर को हम बच्चों शो करते हैं एरो से। वेक्टर को हम दिखाते हैं किससे, एरो से। ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट हो गया, इसको हेड ऑफ वेक्टर कहते हैं, इसको टेल ऑफ वेक्टर कहते हैं। इस वेक्टर ये कहां से कहां तीर जा रहा है, ए से बी, तो इसको ए बी ऊपर ऐसे वेक्टर लगाओगे तो इसको पढ़ोगे क्या, ए बी वेक्टर। जो इसकी लेंथ होगी, जो इसकी लंबाई होगी, वही आपको मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर या वही आपको सदिश का परिमाण मानना है। और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर को बच्चों रिप्रेजेंट करते हैं, दर्शाते हैं इस तरीके से, ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। क्योंकि लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकती, लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती। आप दुकान पे गए, आपने दुकानदार से बोला -2 मीटर कपड़ा दे दो, अब वो -2 मीटर कपड़ा नहीं देगा, कुछ और देगा आपको। तो ऐसे ही बच्चों लंबाई या लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती है, इसीलिए ये मैग्नीट्यूड ऑलवेज पॉजिटिव या सदैव धनात्मक होगा। ये आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। चलिए, तो अभी वेक्टर को हमने शो किया है। वेक्टर के पास 2 चीजें थी। वेक्टर के पास थी डायरेक्शन, दिशा। दिशा कैसे दिखेगी, देखिए ये एरो ऐसा है तो ये डायरेक्शन दिख रही है ना, ये दिशा दिख रही है। और जो इसकी लंबाई है, जो इसकी लेंथ है, वही क्या बताएगी, वो मैग्नीट्यूड बताएगी, वो परिमाण बताएगी अपने को, ठीक है। जैसे ये हाथ इधर है, इसको मैं बोल दूं ये 2 मीटर मानना है आपको इसे, तो 2 मीटर, और ये दिशा या डायरेक्शन किधर है, ये जो भी डायरेक्शन बता रखी होगी, मान लीजिए कि इसको बोल दिया इसको वेस्ट मानना है, तो ये एरो बता रहा है, ये तीर बता रहा है 2 मीटर नॉर्थ की तरफ। अब ये वेक्टर अगर वेलोसिटी होती तो 2 मीटर पर सेकेंड, और कौन सी डायरेक्शन है, ये वाली डायरेक्शन है। तो हम एरो से बता सकते हैं, जो हमारी भावनाएं थी ना, वो समझानी बहुत जरूरी है सामने वाले को, और सामने वाला सही भावनाएं समझेगा। आपकी भावनाओं में क्या क्या था, आपकी भावनाओं में दिशा थी, एक तो डायरेक्शन थी, और आपकी भावनाओं में एक नंबर था, एक वैल्यू थी, उसको एरो से बिल्कुल दर्शा सकते हो, एरो से बिल्कुल शो कर सकते हो। मैं पूरा वेक्टर ऐसे पढ़ाऊंगा आपको कि जो सिंपल पॉइंट बोल रहा हूँ उसी से सब बता दूंगा आपको। उसके बाद इसमें 2-4 चीजों की जरूरत पड़ेगी पूरी फिजिक्स में, चाहे आईआईटी की बात करो, चाहे नीट की बात करो। 2-4 पॉइंट बता रहा हूं, आप ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन लॉ, इन सब की कोई जरूरत नहीं है। कुछ पॉइंट्स बता रहा हूं मैं, उनसे सब चीजें आप देख लेना। आपको एक पॉइंट याद रखना है बच्चों कि हम वेक्टर्स को, हम सदिश को समांतर रूप से कहीं भी ले जा सकते हैं, पैरेलली कहीं भी ले जा सकते हैं। देखिए ये हाथ इधर था, इसके पास 2 इंफॉर्मेशन थी। क्या क्या इंफॉर्मेशन थी इसके पास, 2 मीटर, और किस डायरेक्शन में, 2 मीटर इधर वेस्ट में, ठीक है। इसको उठा के अपने साथ इधर ले गया मैं, अभी भी इसके पास वही इंफॉर्मेशन है, 2 मीटर और किधर, वेस्ट में। तो इंफॉर्मेशन सेम है ना, क्यों सेम है, इसको हिलाना डुलाना नहीं है, मतलब इसको घुमाना नहीं है आपको, और इसे खींचना भी नहीं है, लंबाई भी इसकी नहीं बढ़ानी है। तो आप वेक्टर को अपने साथ कहीं भी ले जा सकते हो, बस छेड़ना नहीं है इसे,
ठीक है, छेड़ना नहीं है मतलब खींचतान के लंबा नहीं करना है और घुमाना नहीं है आपको। इसको हम बोलते हैं वेक्टर्स को पैरेलली कहीं पर भी शिफ्ट कराया जा सकता है। तो प्लीज आप पॉइंट्स, ये शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे आपके, तो आप एक पॉइंट लिख लेना कि वेक्टर्स कैन बी शिफ्टेड पैरेलली। वेक्टर्स कैन बी शिफ्टेड पैरेलली मतलब सदिशों को समांतर गति करवाई जा सकती है। ठीक है, तो सदिशों को समांतर गति करवाई जा सकती है। अच्छे से पढ़िए बच्चों, और जो भी बताया जा रहा है उसे बहुत अच्छे से। इसमें रैंक का मतलब क्या है, कुछ लोग पूछ रहे हैं मोनू चौधरी रैंक मतलब सर, रैंक जो होता है मोनू चौधरी जी, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट एक मैथ्स का टॉपिक होता है जिसमें हम बताते हैं कि मैट्रिक्स जो बना है उसकी रैंक क्या है ना। बट वो अपने कोर्स में अभी फिजिक्स में इतना है नहीं। फिर भी कोई आपसे पूछे कि स्केलर क्या होता है, तो स्केलर का मतलब होता है वो भी एक प्रकार का टेंसर ही है जिसकी रैंक कितनी है, 0 है। वेक्टर भी एक प्रकार का टेंसर ही है जिसकी रैंक 1 हो गई है। बट आप इतना डिटेल में न जाके इतना जरूर बोल दीजिए कि स्केलर तो समझ में आना चाहिए। स्केलर मतलब वो क्वांटिटी जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं होगी। वेक्टर की 3 शर्तें होती हैं, बच्चा हमेशा भूलता है। वेक्टर मतलब उसके पास मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए, है ना, उसके पास डायरेक्शन भी होनी चाहिए और उसके पास वेक्टर लॉ भी होना चाहिए। मैं अभी बताने वाला हूं वेक्टर लॉ आपको, वेक्टर एडिशन लॉ, बहुत ही आसान शब्दों में वो आपको याद रखना है। तो अभी पहला पॉइंट याद रखेंगे, जब भी अपन वेक्टर्स पढ़ेंगे तो पूरी फिजिक्स में आपको प्लीज याद रखना है कि वेक्टर्स जो होते हैं, सदिश जो होते हैं, उनको पैरेलली आप कहीं भी ले जा सकते हो, शिफ्ट करवा सकते हो। जैसे ये बताओ कि इस तीर के पास कुछ इंफॉर्मेशन थी, क्या इंफॉर्मेशन थी? इस एरो के पास 2 मीटर और किधर, ये जो भी डायरेक्शन है, मान लीजिए ये डायरेक्शन नॉर्थ होती तो इसके पास 2 इंफॉर्मेशन थी, 2 मीटर नॉर्थ की तरफ। इसको इधर ले आया मैं, अभी भी इसके पास वही दोनों इंफॉर्मेशन है। क्या इंफॉर्मेशन है? 2 मीटर नॉर्थ की तरफ। यानी इंफॉर्मेशन सेम रही ना, तो इधर से इधर ले जाना बिल्कुल सही है, कोई पाप नहीं है ना। तो आप इसको इधर से इधर तभी ले जाओगे जब सारी इंफॉर्मेशन सेम रहेगी। इसका मतलब इसको पैरेलली आप शिफ्ट कर सकते हो, इसको समांतर रूप से आप शिफ्ट कर सकते हो। दूसरा, मेरे को एक पॉइंट और बताओ फटाफट, मैं हर बार एक एग्जांपल लेता हूं, वो इसलिए लेता हूं ताकि आपको वेक्टर लॉ कोई नया लॉ ना लगे। फटाफट इधर सुनेंगे, सारे जितने भी बच्चे देख रहे हैं सब मुझे बताएंगे कि मिस यू हंसराज रावत जी, आपको हम मिस कर रहे हैं। रेस्पेक्टेड स्वाभिमान टीचर, गुड इवनिंग सभी को। क्लासरूम वाले स्टूडेंट्स को भी क्लास लेनी है क्या? क्लासरूम वाले स्टूडेंट्स भी ये क्लास ले सकते हैं, बट हमने बहुत ही डिटेल में ऐप पर भी आपको पढ़ा रखा है। ठीक है, चलिए इधर सुनिए आप सब कि ये जो है इस क्लासेस में ना, ये जो हमने बैच चालू किया है यूट्यूब पे, इसमें फास्ट रिवीजन होएगा चीजों का। आपने अगर आप इस साल अटेम्प्ट करने वाले हो एग्जाम, तो ये क्लासेस बहुत बेनिफिशियल होंगी। 0 से हीरो बनाएंगे हम आपको, 0 से हीरो तो तुम लोग वैसे भी हो, हीरो हीरोइन भी हो सकते हैं, लेकिन आपको वाकई में हम मेडिकल या बहुत ही अच्छे कॉलेज में से इंजीनियरिंग करवाएंगे। इधर सुनिए, वापस से टॉपिक पे लौट के आते हैं, बातचीत होती रहेगी। मान लीजिए ये मेरे पास एक बक्सा होता, ये बक्सा मेरे पास नहीं, ये बक्सा तुम्हारे पापा के पास होता। मान लो ये बक्सा परम पूजनीय पिताजी के पास होता, इसमें परम पूजनीय पिताजी की पूरी जीवन भर की कमाई है। जीवन भर की कमाई मतलब 100 किलोग्राम सोना इसके अंदर रखा हुआ है। ठीक है, और तुम शक्ल से ही ऐसे दिखते हो चोर टाइप्स, तो क्या होगा? तुमने रात ही रात में सोचा क्या डॉक्टर इंजीनियर बनना, इसी को चुरा ले जाते हैं। तो इस पे तुमने 10 न्यूटन का बल, 10 न्यूटन का फोर्स लगाया इस डायरेक्शन में कि चलो भैया इसको लेके निकल लेते हैं यहाँ से। तो तुम इसको इधर फोर्स लगाने लगे, लेकिन पिताजी तुम्हारे ही तो है ना, तुम उनके बेटे हो, तो वो तो जानते थे ये तो शक्ल से ही चोर है। तो उन्होंने देख लिया कि तुम उधर 10 न्यूटन का फोर्स लगा के ले जा रहे हो, तो तुम्हारे पिताजी ने इधर 10 न्यूटन का फोर्स लगा दिया, पिताजी ने इधर फोर्स लगा दिया। बताओ ये बक्सा किधर जाएगा? तुम बोलोगे किधर भी नहीं जाएगा। किधर भी क्यों नहीं जाएगा? इधर 10 न्यूटन, पीछे 10 न्यूटन, तो 10 और 10 न्यूटन एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। ठीक है, अगर ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा तो फिर अब मेरी बारी आई, तो नीरज सर ने क्या किया? 10 न्यूटन का फोर्स इधर लगा दिया। तो बताइए ये बक्सा किधर जाएगा? किधर जाएगा? 100 किलोग्राम सोना नीरज सर के पास आने वाला है। ये 10 न्यूटन और 10 न्यूटन एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। सारा सोना मेरे पास, पढ़ाने की आज से कोई जरूरत नहीं है, जीवन बड़े अच्छे से कटेगा भैया। 100 किलोग्राम सोना आ चुका है मेरे पास, समझ रहे हो गया? ये यहाँ पे जो रिजल्ट आया है, क्या आया है रिजल्ट, वो मैं लिख देता हूँ। ये इतना धीरे से इसलिए समझा रहा हूँ, इससे सारे वेक्टर लॉ वो आ जाएंगे, तुम्हें कुछ अलग से नहीं पढ़ना पड़ेगा। यहाँ से रिजल्ट क्या आया?
यहां से निष्कर्ष क्या आया, कंक्लूजन क्या है, ये 10 और 10 तो एक दूसरे ने कैंसिल कर दिया। तो कुल मिला के आपको क्या केवल ये 10 न्यूटन यही रिजल्ट है। कुल मिला के इस बक्से पर एक ही फोर्स लग रहा होगा ऊपर की तरफ। अब ये तो आपने अपने दिमाग से निकाला है क्योंकि आसान सिचुएशन थी। बच्चों अब मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनने का। देखिए इस तीर को उठा के नीचे बना लिया मैंने, इस तीर को उठाया मैंने, टिक मार देता हूं, इस तीर को उठाया मैंने और इस तीर को उठा के मैंने इधर नीचे बना लिया। ये क्या आ गया 10 न्यूटन। फिर इस तीर को उठाया मैंने और इस तीर को उठा के ऐसे पैरेलली आगे लगा दिया, तो इस तीर को उठा के भी मैंने इधर इधर लगा दिया 10 न्यूटन। ठीक है, कलर वही ले लेते हैं अपन। तो इस तीर को भी उठाया और इधर लगाया, वो भी क्या आ गया 10 न्यूटन। फिर आखिरी में अपन ने क्या किया, इस तीर को उठाया और इधर लगा लिया, तो अपन ने ये तीसरा तीर उठा के भी इधर लगा दिया। ये भी कितने का था 10 न्यूटन का। अब ये बताओ, ये जो मैंने वेक्टर्स को जमाया है, ये जो मैंने इन सदिशों को जमाया है, वेक्टर्स मतलब तीर, एरो, एरो दिख जाए तो मतलब वेक्टर है। ये जो तीनों वेक्टर्स को जमाया है, मैं बोलूंगा इनको मैंने समान क्रम में जमाया है, इनको मैंने सेम ऑर्डर में जमाया है। सेम ऑर्डर मतलब ऐसा ऑर्डर जिसमें आपको एक ही इनिशियल पॉइंट मिले, एक ही प्रारंभिक बिंदु मिले, एक ही फाइनल पॉइंट मिले, एक ही अंतिम बिंदु मिले। बताइए ये रास्ता दिख रहा है आपको, ऐसा रास्ता दिख रहा है जिसका एक ही इनिशियल पॉइंट था, एक ही फाइनल पॉइंट था। इसका टोटल रिजल्ट हमेशा याद रखेंगे कहां से कहां आएगा, इनिशियल से फाइनल की तरफ आएगा। याद करना है। बताइए ये जो लंबाई है, ये जो लेंथ है, क्या ये 10 न्यूटन के बराबर आएगी? इसका मतलब ये 10 न्यूटन लिख दिया, ये मेरा रिजल्ट आया है। क्या अपने दिमाग से भी वही रिजल्ट आया था बच्चों? बस यही जो मैंने आपको बताया है ना, यही वेक्टर लॉ है और कुछ नहीं है। अगर कोई राशि, अगर कोई क्वांटिटी ने ये सेटिस्फाई कर दिया तो वो वेक्टर है, तो वो सदिश हो जाएगी। समझ में आ रहा है क्या? आपको ये पॉइंट याद करना पड़ेगा कि सर नीचे mg भी लगेगा ना? नीचे mg भी लगेगा? ओहो इतना ज्ञान, इतना ज्ञान। सर नीचे mg भी लगेगा क्या? अरे बेटा जब तूने पूछ ही लिया है तो ज्ञान की बारिश हो जाएगी। फिर ये जो 100 किलोग्राम था, ये एक शानदार टेबल पे रखा हुआ था। पिताजी की बरसों की कमाई है, हवा में थोड़ी ना झूल रही होगी। ये पिताजी की बरसों की कमाई टेबल पर रखी हुई है, और अगर ये टेबल पर रखी हुई है तो तूने जो नीचे mg लगाया, तो फिर ये क्रिया है, ये एक्शन है, तो एक रिएक्शन भी आ गया होगा। तो एक्शन रिएक्शन एक दूसरे को कैंसिल कर देगा, इसीलिए इन दोनों की हम चर्चा कर ही नहीं रहे हैं, इन दोनों का हम कोई भी यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा हमने जो फोर्सेस लगाए, क्योंकि पहले तो ये इक्विलिब्रियम में था, साम्य अवस्था में था, तो पहले जो फोर्सेस लग रहे थे उसका डिस्कशन नहीं कर रहे हमने जो फोर्स लगाए उससे इक्विलिब्रियम साम्य अवस्था डिस्टर्ब हुई है, हम वो बता रहे हैं। लेकिन अब वापस से यहाँ पे सुन लेने का, याद कर लेने का कि आज से कभी भी वेक्टर एडिशन चाहिए तेरे को, अगर कभी भी वेक्टर एडिशन चाहिए, ये प्रूफ किया है मैंने। ये कोई ट्रायंगल लॉ फ्रायंगल लॉ नहीं बता रहा हूं मैं। ट्रायंगल लॉ हुआ, पैरेललोग्राम लॉ हुआ, ये आपका और पॉलीगन लॉ हुआ, कोई लॉ नहीं चाहिए मेरे को। ये अपन ने अपना लॉ बनाया है, बाबा लॉ है एक, वो लगाओ यहाँ पे, और उससे सारे वेक्टर फैक्टर के सब सवाल हो जाएंगे। आपको करना क्या है, यहाँ पे दिखा मेरे को, जो दिखा ना वही अपन लगाएंगे, और किसी और का लॉ अपन नहीं पढ़ते, खुद लॉ बनाएंगे अपन। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि क्या सीखा यहाँ पे अपन ने, सारे वेक्टर्स को एक ही ऑर्डर में जमाना है। All the vectors should be arranged in order. एक ही ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब एक ही प्रारंभिक, एक ही अंतिम बिंदु, एक इनिशियल पॉइंट, एक फाइनल पॉइंट मिलना चाहिए। तो रिजल्टेंट, परिणामी, नेट रिजल्ट, कंक्लूजन, निष्कर्ष कहां से कहां आएगा, इनिशियल से फाइनल की तरफ आएगा। अब सब चीजें सॉल्व हो जाएंगी तुम्हारी अगर ये एक पॉइंट तुम्हें समझ में आ जाएगा जो मैं लिख देता हूं। ठीक है, ताकि अपन वेक्टर बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर पाए। तो आपको याद करना है, इफ वेक्टर्स are arranged, if vectors are arranged in order, if vectors are arranged in order, ऑर्डर में जमाया अगर वेक्टर्स को, ऑर्डर में जमाने का मतलब आपके पास एक ही इनिशियल पॉइंट होना चाहिए, एक ही फाइनल पॉइंट होना चाहिए। if vectors are arranged in order, then resultant will be from इनिशियल टू फाइनल। भैया यही वेक्टर लॉ है, वेक्टर एडिशन लॉ।
इसको चाहे तू ट्रायंगल बोल दे, चाहे पॉलीगन बोल दे, चाहे पैरेललोग्राम लॉ बोल दे, कुछ भी बोल दे, उससे कुछ मतलब नहीं है। सारे वेक्टर, वेक्टर मतलब तीर, सारे तीर सेम ऑर्डर में जमा, इनिशियल से फाइनल की तरफ उसका रिजल्टेंट आएगा, ये याद करना है। इससे तेरे सवाल कैसे होंगे? अब मैं बोल रहा हूं ना, केवल थ्योरी थ्योरी नहीं पढ़ाऊंगा मैं आपको हर जगह रिलेट करवा दूंगा। आपके जेईई मेंस और नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, जेईई मेंस और नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन देखिए, नीट में 2 बार आया हुआ है ये सवाल, नीट में 2 बार आया हुआ है, 2 बार। ये बार वो वाला नहीं है बच्चों, ये टाइम्स, 2 टाइम्स आया हुआ है, 2 बार सवाल ये आया हुआ है। ये मास है, ये द्रव्यमान है। देख लेना आपकी एनएलएम की शीट में, प्रीवियस ईयर एग्जाम के क्वेश्चन में, ये मास है, ये द्रव्यमान m है, ठीक है। और मैकेनिक्स ही चल रही है अंकित कुमार जी, मैकेनिक्स में वेक्टर तो आनी चाहिए, ठीक है। सर ये कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हो? अपन वेक्टर पढ़ रहे हैं, एक बार वेक्टर है ना, तो वेक्टर अपन पढ़ रहे हैं और वेक्टर के बाद अपन और टॉपिक्स ना चालू कर देंगे। वेक्टर चालू किया है अभी, 1-2 क्लासेस में वेक्टर्स कंप्लीट कर देंगे जितना भी है डिटेल में, और फिर अपन बहुत सारे और भी टॉपिक्स चालू करेंगे। नीट का क्वेश्चन आप आंसर दीजिए। ये एक मास m रखा हुआ है और इस पे फोर्सेज लगते हैं, फोर्सेज एक्टिंग आर एज फॉलोज। बच्चों सवाल ने बोला हुआ है कि द्रव्यमान m है और इस पे लगने वाले बल, इस पे लगने वाले फोर्स ऐसे लग रहे हैं, ठीक है। ये इस पे लगने वाले फोर्स, इस पे लगने वाले बल, ये ऐसे शो कर रखे हैं, ऐसे दर्शा रखे हैं। एक फोर्स F1, ये F2 वेक्टर और ये F3 वेक्टर, और आपको बतानी है वेलोसिटी ऑफ मास। वेलोसिटी ऑफ मास, द्रव्यमान का वेग कितना रहेगा। नीट में 2 बार आया हुआ है सवाल, जेईई मेंस में भी 1 बार आया हुआ है क्वेश्चन। अभी जो जो बताया हुआ है, मैं बोल रहा हूं ना, अपन जो चीज पढ़ते हैं फिजिक्स में कहाँ अप्लाई होती है, अगर वो क्लियर होगा ना तो फिजिक्स क्लियर हो जाएगी। वरना बच्चा ये सोचता है ये पढ़ लिया बस ठीक है, लेकिन आप साथ में देखो ये कहाँ पूछा गया है। जिस एग्जाम में अपने को क्या है, बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं चाहिए, अपने को क्या है, इंजीनियर और डॉक्टर सेलेक्ट होना है। अपने को बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं चाहिए कि कोई टीचर पीएचडी करवा रहा है तो उसके पीछे, अपने को वही जो पढ़ाया वो कहाँ एप्लीकेशन है सर उसकी, वो बताओ हमें, बस उतना ही पढ़ो, सिलेक्शन बिल्कुल हो जाएगा। तो मैं आपको बोल रहा हूँ नीट में 2 बार आया हुआ है सवाल, जेईई मेंस में आया हुआ है। ये आपको द्रव्यमान मास m दिया हुआ है, ये चुपचाप रखा हुआ था, चुपचाप यहाँ पे रखा हुआ है, मतलब ये रेस्ट में है, ये अभी विराम अवस्था में है। इस पे 3 फोर्सेज लगाए, F1, F2, F3। अभी आपको मैंने क्या बताया था कि अगर आप वेक्टर, अगर आप सदिशों को जमाते हैं, अगर आप वेक्टर्स को जमाते हैं, अगर आप सदिशों को जमाते हैं एक ही क्रम में, एक ही ऑर्डर में, एक ही ऑर्डर का मतलब, एक ही क्रम का मतलब इनिशियल और फाइनल पॉइंट, एक ही इनिशियल पॉइंट होना चाहिए, एक ही फाइनल पॉइंट होना चाहिए। कोई भी इनिशियल फाइनल पॉइंट हो, कुछ मतलब नहीं है भैया, कहीं से भी चालू हो जाओ, कहीं से भी चालू हो जाओ, तुम्हें कौन रोक सकता है, कहीं से भी चालू हो जाओ। चलो यहां से चालू हो जाते हैं, इसको मान लेते हैं इनिशियल, प्रारंभिक बिंदु। बताइए, ये तीर बोल रहा है इधर जाओ, ये तीर बोल रहा है इधर जाओ, ये तीर बोल रहा है इधर जाओ। सर हम तो वापस यहीं पे आ गए, क्या यही इनिशियल है, क्या यही फाइनल है? हमें बताया था नेट रिजल्ट, नेट कंक्लूजन, जिसको रिजल्टेंट परिणामी कहते हैं, वो कहां से कहां तक होता है, इनिशियल से फाइनल की तरफ। क्या इनिशियल से फाइनल के बीच में कुछ दिख रहा है? इनिशियल से फाइनल के बीच में मुझे कुछ नहीं दिख रहा। जहां कुछ नहीं है वहां शून्य है बच्चों, शून्य। इसका मतलब टोटल फोर्स जो लग रहा है मास पे, कुल बल जो लग रहा है मास पे, वो कितना बोलना पड़ेगा? 0। सिंपल था क्वेश्चन, वेक्टर का क्वेश्चन एनएलएम में डाल के रख रखा है। बच्चा सोचता है एनएलएम में पढ़ाएंगे, एनएलएम में पढ़ाएंगे ही नहीं, ये तो वेक्टर में पढ़ा दिया हमने। एनएलएम में तो हम परीक्षा लेंगे आपकी कि आपको ये याद है कि नहीं याद है, लेकिन हम तो गजनी है सर, हम तो कल का भूल जाते हैं, तो ये तो पिछले साल पढ़ा था हमने, इसलिए याद रखेंगे सिंपल सिंपल पॉइंट्स। तो टोटल फोर्स 0 है, अगर कुल बल 0 है तो फोर्स 0 का मतलब, फोर्स 0 का मतलब एक्सीलरेशन या त्वरण 0। फोर्स 0 का मतलब एक्सीलरेशन या त्वरण 0। एक्सीलरेशन 0 मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट, वेग नियत, और वेलोसिटी पहले 0 थी। अगर रुका हुआ है तो वेलोसिटी हमेशा इसकी कितनी रहेगी? 0 रहेगी। वेलोसिटी 0 ऑप्शन दिया हो तो उसे टिक कर देना, वेलोसिटी कांस्टेंट दिया हो तो उसे टिक कर देना। जो भी पढ़ाया जा रहा है, मैं बोल रहा हूं ना, मैं पूरी फिजिक्स खोल के रख दूंगा आज, कोई नहीं बच पाएगा, सब खुलेगा आज। पूरी फिजिक्स में जो जो पढ़ाऊंगा मैं वेक्टर में, आपको बताऊंगा कि यार ये फिजिक्स में आता है, इसलिए मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है? तो आप ध्यान से सुनते चलिए। अभी याद रखना है अपने को, वेक्टर की 3 शर्तें होती हैं भैया।
वेक्टर के 3 बेटे हैं, एक को भी भूलोगे ना तो बस खत्म कहानी। वेक्टर के 3 बेटे, एक उसके पास वैल्यू होती है, मैग्नीट्यूड होता है, परिमाण होता है, एक उसके पास दिशा होती है, एक उसके पास डायरेक्शन होता है, और एक वेक्टर एडिशन का लॉ फॉलो करना चाहिए। क्या होता है लॉ? सारे वेक्टर को सेम ऑर्डर में जमा दो, सारे वेक्टर को सेम ऑर्डर में जमा दो, तो रिजल्टेंट या परिणामी कहां से कहां आना चाहिए? इनिशियल से फाइनल की तरफ आना चाहिए। बड़े ही नए तरीके से वेक्टर पढ़ाऊंगा मैं आपको, ऐसा वेक्टर पढ़ोगे कि सब कुछ याद हो जाएगा, बस जो जो बोलता जा रहा हूं सुनते चलने का, क्या क्या बोला जा रहा है। फिर आप ये बताइए, अगर कल को आपको ऐसा एक चित्र मिल गया, ऐसा एक चित्र मिला, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, जब भी कोई तीर दिखे ना तो तीर को तीर बोलना तीर को अच्छा नहीं लगता है, तो इस तीर को तीर बोलना इसे अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हमने इसका नाम दे रखा बी वेक्टर, है ना। ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, ऐसे ये एक दिख गया मेरे को, और इसको चलो कलर ही कलर है, रंग बिरंगा जीवन बना देते हैं, सी वेक्टर। ऐसे ये मिल गया मेरे को, ऐसा कुछ भी मिल जाए, पूरा वेक्टर खत्म हो चुका है, ये मानो बस जो बताया हुआ है आपको, है ना। अपन मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर देखेंगे, उससे पहले ये सारी चीजें आनी चाहिए आपको। आप क्या करो, इनिशियल पॉइंट फाइनल पॉइंट चुन लो। अगर मैं इसको इनिशियल पॉइंट, इसको प्रारंभिक बिंदु चुनता, इनिशियल पॉइंट, ये तीर बोल रहा है इधर जाओ, ये तीर बोल रहा है इधर जाओ, तो यहाँ पे आ गए, ये क्या हो गया? फाइनल पॉइंट। इनिशियल से फाइनल आप गए तो किस किस रास्ते पे चले? पहले ए पर चले, फिर बी पर चले, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, और इनका परिणामी, इनका रिजल्टेंट एक ही तो फॉर्मूला है, परिणामी या रिजल्टेंट कहां से कहां आएगा? इनिशियल से फाइनल की तरफ आएगा। आ गया क्या इनिशियल से फाइनल की तरफ? तो उसी को आप किसके बराबर बोल दोगे? सी वेक्टर। याद रखना, ये ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो आप बोल रहे हो, ये प्लस का मतलब ये सेम ऑर्डर में होने चाहिए, प्लस का मतलब ये एक ही दिशा में होने चाहिए, सेम ऑर्डर में होने चाहिए, ठीक है। सी बराबर ए प्लस बी आ जाएगा, बिल्कुल सही बात है, सी बराबर ए प्लस बी आ जाएगा। अगर ये सी बराबर ए प्लस बी दिख रहा है, इसको हम चित्र में एक और तरीके से, आपको बताया ना, वेक्टर को इधर उधर ले जा सकते हो, छेड़ने का नहीं, इधर उधर ले जाओ, छेड़ेंगे नहीं। ये ए वेक्टर ऐसे ही रहेगा, ये ए वेक्टर ऐसे ही रहा, ये जो सी वेक्टर था, ये सी वेक्टर भी ऐसे ही रहा, लेकिन बी वेक्टर पसंद आ गया अपने को, बी वेक्टर को उठा के यहाँ से यहाँ पे रख दिया, तो बी वेक्टर को उठा के अपन ने यहाँ से यहाँ पे रख दिया, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास? बी वेक्टर आ जाएगा, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ए और बी का रिजल्टेंट क्या है? सी है। आपको मतलब समझ में आना चाहिए, ए और बी दो आदमी थे जो मेरे को खींच रहे थे, ए थे इधर, बी इधर, दोनों को मैं पसंद आया, दोनों को खींच लिया, मतलब दोनों ने मेरे को खींच लिया, लेकिन मैं कहां जाऊंगा? अब वो ना तो ए की तरफ जाऊंगा ना तो बी की तरफ जाऊंगा। अगर ए हट जाएगा तो बी की तरफ जाऊंगा, बी हट जाएगा तो ए की तरफ चला जाऊंगा, है ना। तो सी बता रहा है मैं किधर जाऊंगा। अगर ए गायब कर देते तो सी की वैल्यू बी, मतलब मैं बी की तरफ चला जाता। तो आप समझिए इसका मतलब कि ए और बी मिलकर क्या बना रहे हैं? सी बना रहे हैं। ये वेक्टर मैथ्स चल रही है यहाँ पे, वेक्टर मैथ्स। उसके बाद यहीं से रिजल्ट बताइए फटाफट। अब आपके क्वेश्चन बता रहा हूं, ये क्यों ये चित्र बनाया हुआ है अपन ने। चाय भी पी लेते हैं। चित्र जो बनाया हुआ है, बच्चों बताते चलो, ये बताओ मेरे को, ये जो चित्र बनाया हुआ है इसमें आपसे एंगल पूछा जाएगा। बताइए, इस एंगल को मैं बोल देता हूं प्यारा अल्फा, और इस एंगल को बोल देता हूं मैं बहुत प्यारा बीटा। बिल्कुल खुशी और मुस्कान के साथ बताइए आप, एक सिंपल सा पॉइंट बताइए मेरे को। दो लोगों ने खींचा, ए ने इधर खींचा, बी ने इधर खींचा, मैं किधर जाऊंगा? जिसका प्रेम ज्यादा उधर ही चले नीरज सर। लेकिन प्रेम छोड़ो, यहाँ बल की बात करते हैं, फोर्स की बात करते हैं। देखिए मेरे को जिसने खींचा, मान लीजिए ए का फोर्स ज्यादा होता, ए का बल ज्यादा होता, तो उसी की तरफ जाता ना मैं, है ना। और बी का फोर्स ज्यादा होता तो उसकी तरफ चला जाता। ये तो लड़ाई है, सिंपल सी। तो आपको यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स हमें बताने पड़ेंगे। आपसे कोई पूछे ये सी क्या है? रिजल्टेंट है, परिणामी है। ए और बी दोनों लगे और निकला गया, सी निकल गया, ठीक है। तो रिजल्टेंट है, परिणामी है वो। तो आपसे कोई पूछे कि अगर ए का परिमाण, ए का मैग्नीट्यूड बड़ा है बी के मैग्नीट्यूड से, बताइए ए का मैग्नीट्यूड बड़ा है तो फिर परिणामी या रिजल्टेंट किधर आ जाएगा? ए की तरफ आ जाएगा। ए की तरफ ही तो चला जाऊंगा ना मैं। अगर ये रिजल्टेंट ए की तरफ आ गया तो बोल देना अल्फा एंगल क्या आ जाएगा? छोटा आ जाएगा। किससे? बीटा से। मान लीजिए बी को ज्यादा प्यार आ जाता और बी मुझे खींचता अपनी तरफ, तो बी ने अपनी तरफ खींचा, मतलब बी अगर बड़ा है तो मेरा परिणामी, मैं भी किधर चला जाऊंगा? बी की तरफ। यार बी मेरे को बुला रहा है अपनी तरफ। अगर मैं बी की तरफ चला गया तो बीटा क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। किससे? अल्फा से। और अगर दोनों का प्यार बराबर है, मतलब दोनों ही मेरे को समान बल से, समान फोर्स से खींच रहे हैं, तो मैं किधर जाऊंगा? दोनों की तरफ बराबर बराबर जाऊंगा। मैं बीचों बीच रहूंगा। अल्फा और बीटा क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। बच्चों समझ रहे हो? तो याद करना है अपने को कि सिंपल सिंपल सी एनालॉजीज हैं, सिंपल सिंपल से पॉइंट्स है वेक्टर में।
रिलेट करते चलेंगे अभी अपन कि क्या क्या बोला जा रहा है और कैसे उसको बताना है। वेक्टर या सदिश के पास कुछ राशियां होती हैं, कुछ क्वांटिटीज होती हैं, उनको बड़ी ही आसानी से तीर से शो कर सकते हो, तीर से, समझ रहे हो, और उसी से सारी प्रॉपर्टीज आएंगी। फिर वापस से इधर आइए, वेक्टर में ही अपन आगे चल रहे हैं। वेक्टर में कुछ पॉइंट्स आते हैं, अब सवाल देखना, मैं रिलेट करूंगा अभी। एनएलएम, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन आपने पढ़ रखा होगा, मैं कुछ डेफिनेशंस, कुछ परिभाषाएं बता रहा हूं, पढ़ी सबने है, लेकिन देखना कैसी सिली मिस्टेक करोगे। चलो हम इसमें कुछ पॉइंट्स बोलेंगे बच्चों। इक्वल वेक्टर्स कभी भी कोई बोले, इक्वल वेक्टर्स या समान सदिश। इक्वल वेक्टर्स मतलब उनका मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, उनका परिमाण भी सेम होना चाहिए, उनकी डायरेक्शन भी क्या होनी चाहिए, दिशा भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, ठीक है। एक आता है बच्चों अपोजिट वेक्टर, विपरीत सदिश, या इसी को बच्चों आप नेगेटिव वेक्टर भी बोल सकते हो। नेगेटिव वेक्टर, अपोजिट वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर। अगर ए वेक्टर है उसको माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया तो दूसरा क्या हो जाएगा, माइनस ए वेक्टर। वेक्टर से मल्टीप्लिकेशन आगे सिखाऊंगा मैं आपको, बट ये याद करना अपोजिट वेक्टर या नेगेटिव वेक्टर, इसका मतलब क्या होता है, इनका मैग्नीट्यूड, इनका परिमाण तो सेम होगा, लेकिन इनकी डायरेक्शन, इनकी दिशा क्या होने वाली है, ठीक अपोजिट होने वाली है। ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको जरूरत पड़ेगी पूरी फिजिक्स में। कहां जरूरत पड़ेगी, अभी मैं एग्जांपल बताऊंगा आपको, ऐसे नहीं पढ़ा रहे, अभी जो पढ़ा रहे हैं ना आपको मैं एग्जांपल बताऊंगा कि ये यहाँ पे पूछा गया है, अब तुम बता दो मेरे को, ध्यान से सुन लेना। ये सुना हुआ सबने होगा और सब बोल रहे होंगे सर बड़ा ही, ये तो लड्डू है, ये लड्डू हमने पहले भी खाया हुआ है, लेकिन ये वैसा ही लड्डू है बच्चों जो खा के भी पछताओगे, ना खा के भी पछताओगे। तीसरा एक और पॉइंट था बच्चों, तीसरा पॉइंट था पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स, समांतर सदिश। पैरेलल वेक्टर्स का मतलब क्या हो जाएगा, वो वेक्टर जिनकी दिशा, जिनकी डायरेक्शन सेम होगी, मैग्नीट्यूड या परिमाण बराबर हो भी सकता है, नहीं भी, यानी डायरेक्शन तो सेम होनी ही चाहिए, मैग्नीट्यूड में और मे नॉट भी, बराबर हो भी सकता है और नहीं भी। कोई कंडीशन आपने मैग्नीट्यूड पर या परिमाण पर नहीं सौंपी है, इसी को क्या बोल देंगे अपन, पैरेलल वेक्टर्स बोल देंगे। बताइए क्या सभी इक्वल वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स होंगे, क्या सभी इक्वल वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर्स होंगे। इक्वल वेक्टर मतलब डायरेक्शन सेम, और डायरेक्शन सेम तो पैरेलल हो गए ना, इसका मतलब ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स। ऑल इक्वल वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स। देखते जाओ बस, मैं जो जो बोलते जा रहा हूं ना, पॉइंट्स याद कर लेना। सभी समान सदिश समांतर होंगे, समान सदिश हैं तो दिशा समान रहेगी, डायरेक्शन सेम रहेगी, समांतर होना ही पड़ेगा, पैरेलल हो जाएगी डायरेक्शन। अब देखो छोटी छोटी डेफिनेशन बताई ना आपको, देखो मैं इसको यूज करवाता हूं। आप लोगों ने एनएलएम पढ़ा होगा, अब आ जाओ जरा बता दो क्या समझ में आया है तुम्हें, सब बता दो क्या समझ में आया है। एनएलएम में आप क्या कीजिए, ऐसे एक बना लीजिए, जितना भी वेक्टर पढ़ा रहा हूं ना मैं रिलेट करा दूंगा पूरी फिजिक्स से कि भैया ये यहाँ इसलिए पढ़ा है अपन ने। बताओ इधर कुछ मास, कुछ द्रव्यमान मान लो, कुछ इसमें मान लो 4 किलोग्राम, और इधर कुछ मान लीजिए 6 किलोग्राम, ठीक है। इसमें आप बताओ इसका एक्सेलरेशन, इसका त्वरण मैं a1 मान लेता हूं, इसका एक्सेलरेशन, इसका त्वरण a2 मान लेता हूं, जरा सब बता दो। और इसका वेग वेलोसिटी भी v1 मान लेता हूं, इसकी वेग वेलोसिटी भी v2 मान लेता हूं। तो बताइए, फर्स्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है a1 वेक्टर इक्वल्स टू a2 वेक्टर, दूसरा लिखा हुआ है v1 वेक्टर इक्वल्स टू v2 वेक्टर, तीसरा लिखा हुआ है a1 वेक्टर एंड a2 वेक्टर आर इक्वल वेक्टर्स, आर इक्वल वेक्टर्स। ऐसे बहुत सारे ऑप्शंस लिखे हुए हैं, आपको बताना है कौन सा इसमें सही है, कौन सा इसमें से सही नहीं है। तो C बराबर A प्लस बी, यस सर, यस सर, मस्त रहिए एकदम। बताइए, तो इसमें बात यह है, देखते चलो बच्चों, बताओ सब बता दो मेरे को, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। कोई ऑप्शन सही है, कोई कुछ बताना चाहे, कोई कष्ट लेना चाहे। तो इसमें थर्ड इज नॉट करेक्ट, थर्ड इज नॉट करेक्ट, थर्ड इज नॉट करेक्ट, थर्ड इज नॉट करेक्ट। सुभाष जहांगीर बोल रहे हैं थर्ड इज नॉट करेक्ट। बच्चों अंग्रेजी या हिंदी तो आती है, ये लिखा हुआ है a1 और a2 समान सदिश हैं, a1 और a2 समान सदिश हैं।
ये पहला और तीसरा ऑप्शन सेम है, फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन सेम है, ये है ना। अगर आप तीसरा गलत बोल रहे हो तो पहला भी गलत होगा, और आपने पहला सही बोला है और तीसरा गलत बोला है, इसका मतलब आप कुछ और ही दुनिया के आदमी हो भैया। आपका आत्मा परमात्मा का मिलन हो चुका है, उस मिलन को रोकिए, मिलन होगा, मिलन अभी आधा अधूरा है, मिलन होगा। ऑल आर फॉल्स, कोई भी नहीं, बिल्कुल सही, ऑल आर फॉल्स, सब गलत है भाई, सब गलत हैं, सारे ऑप्शंस गलत हैं, सारे ऑप्शंस गलत हैं। बताइए, इसका तो मैं वैल्यू भी जानता था, ये एटवुड मशीन है, इसके त्वरण का, इसके एक्सेलरेशन का तो फॉर्मूला होता था, क्या होता था एक्सेलरेशन या त्वरण का फॉर्मूला क्या होता था? इसका एक्सेलरेशन कितना होता था? फॉर्मूला था ना m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू जी। अरे भैया पूरी फिजिक्स रिवाइज हो जाएगी, पूरी फिजिक्स, वेक्टर ही नहीं पढ़ रहे अपन, पूरी फिजिक्स में मैं बता रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ वो कहाँ फिजिक्स में इस्तेमाल करेंगे, वेक्टर ही नहीं पढ़ रहे हैं अपन, फिजिक्स वापस से दोहरा लेंगे। आप बस लाइक पे लाइक ठोको, सब्सक्राइब करो, शेयर कर दो इस चैनल को कि भैया फिजिक्स पढ़नी है तो इधर आ जाओ। बताओ इसमें त्वरण या एक्सेलरेशन कितना होता है? m1 माइनस m2, m1 माइनस m2, m1 प्लस m2 इंटू जी, फॉर्मूला था, एनएलएम में पढ़ेंगे भी और पढ़ा होगा आपने पहले। बताइए ये ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 2g/10 आ जाएगी, यानी g/5 आ जाएगी, आ गई ये g/5, और दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। एक ही तो रस्सी है ना, ये भारी है, ये तुम हो, ये भारी हो, धरती के बोझ हो, तो भारी है तो ये नीचे जाएगा। अब ये भारी नीचे गया तो ये हल्का मेरे जैसा किधर आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। इसका A2 है, इसका A1 है, क्या दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हैं? क्या दोनों की दिशा विपरीत हैं? इसलिए भैया A1 वेक्टर बराबर A2 वेक्टर गलत। वेक्टर के पास दो इंफॉर्मेशन, वेक्टर बराबर करने का मतलब इनकी दिशा भी सेम, इनकी डायरेक्शन भी सेम। अरे भैया कहाँ डायरेक्शन सेम है? डायरेक्शन सेम दिख रही है, दिशा सेम दिख रही है, आंखों को कुछ हो गया है, डायरेक्शन सेम नहीं है, दिशा सेम नहीं है। सही क्या होता? सही होता A1 वेक्टर बराबर माइनस A2 वेक्टर, क्योंकि परिमाण दोनों का सेम है, मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, दिशा विपरीत है। तो A1 A2 इक्वल वेक्टर नहीं है, A1 A2 समान सदिश नहीं है, समांतर भी नहीं है, पैरेलल भी नहीं है, एंटी पैरेलल है, नेगेटिव वेक्टर्स हैं ये, है ना, ऋणात्मक सदिश हैं। क्या V1 V2 बराबर होगा? नहीं भैया, V1 किधर जाएगा? V1 अगर ये भारी वाला नीचे जाएगा, V2 नीचे जाएगा, तो ये V1 किधर जाएगा? ऊपर जाएगा। ये भी अपोजिट दिख रहे हैं, ये भी एंटी पैरेलल दिख रहे हैं, विपरीत दिशा में दिख रहे हैं, तो V1 V2 भी बराबर नहीं होंगे। A1 A2 इक्वल वेक्टर गलत भाई, A1 A2 इक्वल तो है ही नहीं, A1 इक्वल वेक्टर। आप बोलते हो कि वेक्टर बराबर हैं, तो वेक्टर की एक एक पॉइंट बराबर है। जैसे आप बोलते हो मुझे तुमसे प्यार है, तो भैया उसके हर एक गुण से प्यार करना पड़ेगा आपको। ऐसे ही आपने बोला दो वेक्टर बराबर है, मतलब दोनों वेक्टर के हर एक चीज बराबर है। और वेक्टर के पास दो चीजें थी, वेक्टर के पास क्या क्या था? वेक्टर के पास डायरेक्शन भी थी, वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड भी था। अगर A1 A2 का मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों बराबर होते, तब A1 वेक्टर और A2 वेक्टर बच्चों क्या हो जाता? बराबर हो जाता। अभी ये नहीं है बराबर, समझ रहे हो? आपन जो भी पॉइंट्स पढ़ रहे हैं वो ऐसे ही नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपको कुछ परिभाषाएं, कुछ यहाँ पे पॉइंट्स बताए हैं। इक्वल वेक्टर क्या होता है ना, समान सदिश क्या होता है, उनको देखिए, आप बैक जाके देखिए क्या क्या पॉइंट्स हैं। और मैं पूरा बोल रहा हूँ ना, सारे वेक्टर से मैं पूरी फिजिक्स लाने वाला हूँ यहाँ पे, और देखने वाला हूँ किसको कितने वेक्टर आता है, नहीं आता है तो सीख के जाए यहाँ से, ठीक है। चलिए, फिर मेरे को इसी में अपन डेफिनेशंस, परिभाषाएं लिख रहे थे, तो मेरे को फिर जरूरत पड़ी, और मैं बोल रहा हूं ध्यान से बस सुन लेना, एक मेरे को जीरो वेक्टर की जरूरत पड़ी, एक मेरे को जीरो वेक्टर की जरूरत पड़ी। अब जीरो वेक्टर या शून्य वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी बच्चों? जैसे मैंने बोला 1 मीटर प्लस 1 मीटर बराबर 2 किलोग्राम। अगर ऐसा कोई बोले तो मेरी तरफ से 2 जमा के आना उसे। मीटर और मीटर मिलके किलोग्राम हो सकता है क्या? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अगर ऐसा हुआ अनर्थ हो जाएगा, पाप हो जाएगा, सृष्टि नष्ट हो जाएगी अगर ऐसा हो गया तो ये तो सरासर गलत है, पाप है ये क्या है? पाप है। ये जीरो वेक्टर की जरूरत ये आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हमें इसकी जरूरत ही इसलिए पड़ी, हमने ए वेक्टर में माइनस ए वेक्टर जोड़ दिया और लोगों ने बोला जीरो, तो हम हंसे उनके ऊपर, है इसे वेक्टर ही नहीं आता है। ये भी वेक्टर, ये भी वेक्टर, और आंसर दे रहा है भैया स्केलर में। ऐसा हो सकता है क्या? मीटर में मीटर जुड़ेगा तो मीटर आना चाहिए था, वेक्टर में वेक्टर जुड़ेगा तो वेक्टर आना चाहिए था। मतलब ए वेक्टर पे माइनस ए वेक्टर जोड़ने का मतलब क्या है? 2 न्यूटन बल इधर लगाया, 2 न्यूटन फोर्स इधर लगाया, 2 न्यूटन, जीरो नहीं, जीरो वेक्टर। अगर सही बोले तो ये क्या होना चाहिए? जीरो वेक्टर। तो जीरो वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी?
जब हम नेगेटिव वेक्टर को किसी वेक्टर में जोड़ते हैं, अपोजिट वेक्टर को विपरीत वेक्टर को एक वेक्टर में जोड़ते हैं, तो जीरो वेक्टर की जरूरत पड़ी। जीरो वेक्टर, अब ये वेक्टर है, जैसे सभी मनुष्यों के पास, साधारण मनुष्यों के पास दो ही आंखें होती हैं, ऐसे तीन भी हो सकती है, भोले भंडारी मेरे साथ है हमेशा, वैसे तो बाकी दो ही होती हैं आंखें। ऐसे ही हर वेक्टर के पास दो ही कंडीशंस होगी, एक डायरेक्शन और एक क्या होने वाली है, मैग्नीट्यूड। तो जीरो वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड कितना होगा, जीरो। परिमाण कितना होगा, जीरो। इसकी डायरेक्शन होगी कि नहीं होगी, जीरो वेक्टर की डायरेक्शन होगी कि नहीं होगी, भैया डायरेक्शन होनी पड़ेगी। अगर आदमी है तो दो आंख है, और भी कुछ चीजें होगी, लेकिन अगर वेक्टर है तो दो चीजें होनी चाहिए। दो चीजें कौन कौन सी होनी चाहिए, अरे भैया होगा, मैग्नीट्यूड भी होगा और डायरेक्शन भी होगा। मैग्नीट्यूड कितना होगा, जीरो होगा। डायरेक्शन होगा लेकिन कोई बता नहीं सकता किधर होगा, इसका मतलब उसे मैं अंग्रेजी में लिख देता हूं, डायरेक्शन इज डिफाइंड। जीरो वेक्टर की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्शन इज डिफाइंड बट नॉट यूनिक, बट नॉट यूनिक। इसका मतलब क्या है कि दिशा परिभाषित तो होगी, दिशा परिभाषित तो होगी, बट जो दिशा है वो निश्चित नहीं होगी। समझ रहे हैं आप? इसका मतलब मैं आपसे बोलता मैंने 0 न्यूटन से धक्का दे दिया आपको, तो कहीं भी धक्का दे दूं कोई फर्क पड़ रहा है क्या, ये वो वाली बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जीरो वेक्टर के बारे में क्यों जरूरत पड़ी वो आपको बताया हुआ है, याद कर लेना। इसी में अपने को एक दो पॉइंट्स और बता रहा हूं मैं। एक बच्चों अपने को मिलेंगे पोलर वेक्टर्स, पोलर वेक्टर्स, ठीक है। पोलर वेक्टर्स का अपने को जरूरत पड़ेगी वृत्तीय गति में, सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन वृत्तीय गति में हम बताते हैं x बराबर r cos थीटा, y बराबर r sin थीटा। ये वृत्त पर या सर्कल पर कोई भी कण चलेगा तो उसके निर्देशांक है, उसके कोऑर्डिनेट है। तो जब भी आप वेक्टर को, जब भी आप पॉइंट को, बिंदु को दूरी r, डिस्टेंस r और एंगल थीटा में लिखते हो तो जो वेक्टर्स बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, पोलर वेक्टर या पोलर फॉर्मेट आप इन्हें बोल सकते हो। डिटेल में सर्कुलर मोशन में आएगा, बट जिक्र करना जरूरी था। और एक हम सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे बच्चों कोणीय सदिश या एंगुलर वेक्टर्स, कोणीय सदिश या एंगुलर वेक्टर्स। अब कोणीय सदिश या एंगुलर वेक्टर्स जो आएंगे ना बच्चों, तो कोणीय सदिश या एंगुलर वेक्टर्स जो आएंगे, जब भी किसी वेक्टर के आगे शब्द आ जाए आपके पास, एंगुलर वेक्टर, इन्हें एक्सियल वेक्टर्स भी बोल सकते हो, एंगुलर वेक्टर, एक्सियल वेक्टर्स, अक्षीय सदिश, ठीक है। तो जब भी आप कोई क्वांटिटी पढ़ो जिसके आगे शब्द आ जाए एंगुलर, अब हो सकता है वो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट आ जाए, एंगुलर वेलोसिटी आ जाए, एंगुलर फोर्स आ जाए, एंगुलर मोमेंटम आ जाए, एंगुलर फोर्स को टॉर्क भी बोलते हैं अपन। बच्चों जब भी आपको एंगुलर शब्द दिख जाए राशियों के आगे, क्वांटिटीज के आगे एंगुलर या कोणीय शब्द दिख जाए, समझ लेना वो अक्षीय सदिश हैं, समझ लेना वो एक्सियल वेक्टर्स हैं। एक्सिस क्या होती है, अक्ष क्या होती है, जैसे मान लीजिए कोई घूम रहा है सर्कल में, तो आप सीधे हाथ, लेफ्ट हैंड का कोई नियम नहीं है फिजिक्स में, अगर है भी तो वो मैं नहीं पढ़ाता हूं। बहुत उल्टे काम कर लिया अपन ने। अब सारी दिशाएं, सारे डायरेक्शन सीधे हाथ से निकलेंगे। आपको सीधे हाथ की उंगलियों को कष्ट देना है, उंगलियों को कष्ट देंगे आप तो अंगूठा बाहर की तरफ आ जाएगा। तो ये जो आपको सेंटर से गुजरने वाली एक लाइन दिखती है जो प्लेन के परपेंडिकुलर है, इस तल के लंबवत है, यही एक्सिस है, यही अक्ष है। तो बाहर की तरफ या आउटवर्ड्स इसकी डायरेक्शन आ जाएगी राइट हैंड थंब रूल से। एक्सिस क्या होती है, जैसे आपके घर में सीलिंग फैन होगा, लटकता हुआ पंखा, ये बात बोल देना सर एसी देखा है बचपन से, पंखा वंखा गरीबों के घर में होता है। मान लो आपके घर में एक पंखा है, वो पंखा घूम रहा है, उस पंखे में एक रॉड होती है बीच में, वो जो रॉड है ना उसको एक्सिस बोलते हैं। अब उसको तुम जैसे भी डिफाइन कर लो कि पंखा तो घूम रहा है नीचे, तो सेंटर से निकलने वाली लाइन जो उस प्लेन के परपेंडिकुलर है, जो उस तल के लंबवत है, उसे एक्सिस बोलते हैं। पंखा जैसे भी घूमेगा, उंगलियों को घुमा देना तो हमेशा डायरेक्शन किधर आएगी, उसी एक्सिस के अलोंग। इसीलिए उसको क्या बोल रखा है, एक्सियल वेक्टर या अक्षीय सदिश बोल रखा है। चलिए ये कुछ बेसिक सी क्वांटिटीज थी जो तुम्हें पता होनी चाहिए। अब अपन बहुत अच्छे सवालों की तरफ बढ़ रहे हैं। अब तुम्हें पूरी फिजिक्स में वेक्टर की ना डायरेक्शन की जरूरत पड़ेगी या एंगल की जरूरत पड़ेगी, तो आप एक हेडिंग में और लिख लेना, एंगल बिटवीन वेक्टर्स।
फुल जोश के साथ पढ़ने का, फुल जोश के साथ पढ़ने का। और फैन रॉड, क्या हो रहा है संजीव भाई, क्या हो रहा है हमें बता दो। अंतिमा जी को क्यों परेशान कर रहे हो भैया कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सब पढ़ेंगे अपन, सर्कुलर मोशन में पढ़ेंगे, ठीक है। तो एंगल बिटवीन वेक्टर्स, आपको जब भी सदिशों के मध्य कोण चाहिए, वेक्टर्स के बीच में एंगल चाहिए बच्चों, ये होता है एंगल बिटवीन डायरेक्शन, एंगल बिटवीन डायरेक्शन। कोई भी बोले वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकालोगे, आप बोलना डायरेक्शन के बीच में जो एंगल है वही एंगल किसके बीच में होगा, वेक्टर के बीच में होगा। जो एंगल डायरेक्शन के बीच में होगा, दिशा के बीच में, उसी को क्या बोलेंगे, एंगल बिटवीन वेक्टर्स बोलेंगे। ये तो बहुत ही दिमाग वाली डेफिनेशन है, कुछ बच्चे नहीं समझ पाते तो हम और बता देते हैं। हेड मीट्स हेड, याद रखना बच्चों, या तो वेक्टर के हेड से हेड को मिलाओ, या वेक्टर की टेल से टेल को मिलाओगे, तभी वेक्टर का एंगल, तभी सदिश का एंगल डिफाइन होगा। याद रखना वेक्टर का एंगल 0 डिग्री से 180 डिग्री के बीच में ही होता है, इससे बड़ा नहीं हो सकता है। 0 डिग्री का मतलब होगा पैरेलल वेक्टर्स, समांतर सदिश। और अगर विपरीत दिशा है, एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं, तो एंगल 180 डिग्री आ जाएगा। एंटी पैरेलल वेक्टर, विपरीत सदिश, नेगेटिव वेक्टर और वेक्टर के बीच का एंगल। याद रखना है ये पॉइंट, और बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाओ। ये एक डेफिनेशन है, एंगल बिटवीन डायरेक्शन, दिशा के बीच में जो भी एंगल दिखे वही वेक्टर के बीच का एंगल है। चलिए फटाफट बता दीजिए। फिर एक सवाल आ रहा है बिल्कुल जो आपके एग्जामों में आया हुआ है, वो सवाल बताने का। बताओ, ये दो वेक्टर्स दिखे आपको, एक वेक्टर ये दिखा और एक वेक्टर ये दिखा, बताइए या तो हेड और हेड मिल रहा है क्या? हाँ सर, दोनों वेक्टर के हेड मिल रहे हैं। अगर दोनों वेक्टर के हेड मिल रहे हैं तो यही वाला एंगल एंगल ऑफ वेक्टर हो जाएगा। सर ये वाला एंगल क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये वाला एंगल 180 डिग्री से भी ज्यादा है, और 180 डिग्री से ज्यादा है तो ये वाला एंगल लेना नहीं है, एंगल बिटवीन वेक्टर ये हो जाएगा। ठीक है, हेड से हेड। क्या डायरेक्शन बताइए, इस पहले वाले पीले वेक्टर की डायरेक्शन ऐसी थी, ये थी इसकी डायरेक्शन, ये थी ना इसकी डायरेक्शन, और दूसरा वाला वेक्टर ऐसे आ रहा था, तो दूसरे वाले वेक्टर की डायरेक्शन ऐसी थी कुछ। तो इन दोनों डायरेक्शंस के बीच में आपको जो एंगल मिलेगा उसी को हम क्या बोल रहे हैं? एंगल बिटवीन वेक्टर्स बोल रहे हैं। और बताइए मेरे को, अगर एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, एंगल बिटवीन वेक्टर्स कैसे आएगा ये बताओ। इस नीचे वाले वेक्टर की दिशा किधर है, डायरेक्शन की, इसकी डायरेक्शन है इधर, तो इसकी डायरेक्शन ये बना दी मैंने, ये रही इसकी डायरेक्शन। बताओ दूसरे वाले की डायरेक्शन किधर है? दूसरे वाले की डायरेक्शन ये रही, ये ना दूसरे वाले की डायरेक्शन, तो यही तो आना चाहिए ना एंगल बिटवीन वेक्टर्स। दोनों दिशाओं के बीच में एंगल, डायरेक्शन के बीच में एंगल, ये रहा एक दिशा, ये रही दूसरी डायरेक्शन, तो यही तो है इनके बीच का एंगल। ठीक है, डायरेक्शन के बीच में एंगल। और नहीं समझ में आए तो सर पहले इसमें क्या था, एक का तो हेड था और एक का टेल था, इसीलिए एंगल डिफाइन नहीं होगा। इस वेक्टर को, इस सदिश को ऐसे ही रखो और इस वेक्टर को धक्का दे दो आगे, इस वेक्टर को धक्का दे दिया आगे, अब मिल गया टेल से टेल, ये आ गया एंगल। लेकिन आप भावनाओं को भी समझो, भावनाओं को समझना बहुत जरूरी है। डायरेक्शन के बीच में जो एंगल आएगा, दिशा के बीच में जो एंगल आएगा, उसी को अपन बोलेंगे एंगल बिटवीन वेक्टर्स। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा अपने पास। चलिए बहुत हुई बकवास, अब आते हैं काम की बात पर। आपको एंगल बिटवीन वेक्टर्स निकालना हो तो पॉइंट बता दिया गया है। चलिए सब मेरे को एंगल बिटवीन वेक्टर्स का क्वेश्चन बताइए, आंसर में सब टाइप करना क्या क्या आंसर आ रहा है। देखिए हमें बोला गया है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर एंड मैग्नीट्यूड ए बराबर मैग्नीट्यूड बी बराबर मैग्नीट्यूड सी। फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स, फाइंड एंगल बिटवीन वेक्टर्स। बता दो भैया कौन है आज का राजा, कौन है आज का राजा? ए और बी के बीच में, बी और सी के बीच में, सी और ए के बीच में एंगल हमें बताना है। कितना कितना होगा? 3 एंगल आएंगे ना, 3 एंगल आएंगे ए और बी के बीच में, बी और सी के बीच में, सी और ए के बीच में। एंगल हमें बताने हैं, कोण हमें बताना है, कितना आने वाला है। आंसर कुछ लोगों के 120, एक एक आंसर दे रहे हो तो पता ही नहीं लग रहा कौन सा आंसर है भाई। 3 आंसर आएंगे, 3 आंसर।
एंगल बिटवीन वेक्टर सदिशों के मध्य कोण चाहिए, ए और बी के बीच में भी एंगल चाहिए, बी और सी के बीच में भी एंगल चाहिए, सी और ए के बीच में भी एंगल चाहिए। 120 डिग्री सारे आंसर आएंगे क्या? आओ भैया, बहुत ऑप्शंस मिले लेकिन 3 आंसर कोई दे नहीं रहा है। बताइए इसमें बच्चों, जो जो बोल रहा हूं मैं आपको, जब भी सवाल मिले वेक्टर का, देखिए ये एक वेक्टर है, वेक्टर का मतलब 3, ये भी एक वेक्टर है, ये भी एक वेक्टर है, तो 3 वेक्टर बनाने, 3 वेक्टर है ना। ये ए और बी प्लस में है, प्लस में मतलब सेम ऑर्डर में। ए वेक्टर को ऐसे बना लो, बी वेक्टर को ऐसे बना लो, ये दोनों सेम ऑर्डर में है, समान एक ही रास्ते पर हैं। और ये जिसके बराबर होते हैं, याद रखना, ये जिसके बराबर होता है, ये जिसके बराबर होता है, इसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट, परिणामी। और वो रिजल्टेंट और परिणामी कहां से कहां होता है बच्चों? इनिशियल टू फाइनल होता है, पता होना चाहिए। तो बताइए हम सी वेक्टर कहां से कहां बनाएंगे? वो हम बनाएंगे इनिशियल से फाइनल की तरफ, ये आएगा सी वेक्टर। अभी हमने चित्र बनाया है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर का चित्र बनाया हुआ है। 120 60 60, 120 60 60, 60 120 120। आइए देख लेते हैं क्या आंसर आने वाला है आपका। तो इसमें अब आप ये बताइए, उसके बाद आपको बोला गया है कि सारे का मैग्नीट्यूड सेम है, परिमाण सबका समान है, सबकी लंबाई लेंथ सेम है। अगर सबकी लेंथ सेम हो गई तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज बन गया। मतलब इनके अंदर के सारे एंगल 60 डिग्री है। बच्चों ये वेक्टर के एंगल नहीं है, वेक्टर का एंगल मतलब डायरेक्शंस के बीच का एंगल, हेड से हेड या टेल से टेल मिले उसका एंगल। बता दीजिए अब मेरे को क्या क्या आंसर आ रहा है। ए और बी के बीच में क्या एंगल आ रहा है, बोल दीजिए। ए और बी के बीच में क्या ए और बी का मिलन ठीक हुआ है? नहीं, इनका मिलन आधा अधूरा है। इनका मिलन तब होगा जब हेड से हेड या टेल से टेल मिलेगा। ए को आगे धक्का दे दीजिए, ए इधर आ गया, ये रहा इनके बीच का एंगल 120 डिग्री, टेल से टेल मिल गया तो ये 120 डिग्री है ए और बी के बीच का एंगल। बताइए बी और सी के बीच का एंगल, इनका मिलन आधा अधूरा है कि पूरा हो गया? बी और सी का मिलन पूरा हो चुका है बच्चों। बी और सी का हेड से हेड मिल चुका है, हेड से हेड मिल गया तो मिलन तो पूरा होगा ही, और हेड से हेड मिल गया, मिलन पूरा हो गया। यही एंगल है बी और सी के बीच का, 60 डिग्री एंगल बी और सी के बीच का। बताइए क्या ए और सी का मिलन पूरा हो चुका है कि मिलन में अभी कुछ और लम्हे बाकी हैं? बताइए ए और सी का मिलन, ए और सी का मिलन हो चुका है, ए और सी का टेल से टेल मिल गई। अब और क्या मिलाओगे यार, टेल से टेल मिल गई है, अब मिलन पूरा हो चुका है। एंगल कितना है ए और सी के बीच में? 60 डिग्री का एंगल है। 120 60 और 60 यही अपने आंसर आ जाएंगे। समझ रहे हैं आप? तो वेक्टर के बीच का एंगल जो आपको बताया है, ठीक तरीके से अगर आप उसे सॉल्व करेंगे तभी आपका आंसर आएगा। रिजल्टेंट के लिए, परिणामी के लिए मैं आपको एक और सवाल दे रहा हूं। अच्छे ये जितने क्वेश्चन थे ना, इन्हें आप अप्लाई करो और बताओ मेरे को क्या आंसर इसका आने वाला है। बताइए मेरे को। इसमें आपन ने यही एक और क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन में एक क्वेश्चन बस ये कर लो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0 एंड ए वेक्टर बराबर 5, बी वेक्टर बराबर 12 एंड सी वेक्टर बराबर 13। एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज। चलिए एक आखिरी सवाल और, उसके बाद अपन इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर 0 है। देश का भविष्य जागेगा, देश का भविष्य बताएगा। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर बराबर 0। ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर 0 है। 3 वेक्टर दिखे, 3 सदिश हैं। सदिश या वेक्टर का मतलब 3 तीर हैं अपने पास। तीनों तीरों को ऐसे बनाओ, ये किसके बराबर है? जिसके बराबर होते हैं वो उसकी डायरेक्शन कहां से कहां आती है? इनिशियल टू फाइनल। इनिशियल से फाइनल कहां आती है डायरेक्शन? इनिशियल से फाइनल। तो तीनों तीर ऐसे बनाना कि इनिशियल और फाइनल के बीच में 0 आए, मतलब इनिशियल भी वहीं आए, फाइनल भी वहीं आए। तो एक तो ए वेक्टर बना दो ऐसा, एक बी वेक्टर बना दो ऐसा, और एक सी वेक्टर बना दो ऐसा। बताइए यही इनिशियल पॉइंट था, यही फाइनल पॉइंट था, इसका मतलब ये 0 आ रहा है। बताइए एंगल निकालने वाले हैं। ए 5 दिया हुआ है, ए की वैल्यू, ए का मैग्नीट्यूड 5, बी की वैल्यू, बी का मैग्नीट्यूड 12,
और सी का मैग्नीट्यूड, सी का परिमाण 13। क्या 5 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 13 के स्क्वायर के बराबर होता है? पाइथागोरस थ्योरम 6th क्लास की मैडम को याद करो, उनको छोड़ दो और फिर बताओ कि ये एंगल बच्चों 90 डिग्री होगा, क्योंकि 5 स्क्वायर 12 स्क्वायर 13 स्क्वायर के बराबर है। ए और बी के बीच का एंगल 90 डिग्री, लेकिन अभी मिलन आधा अधूरा है, एक का हेड एक का टेल नहीं। इस ए को तुम्हें आगे खींचना चाहिए था, वो बात अलग है। ये एंगल भी 90 डिग्री आता और ए और बी के बीच के एंगल का आंसर भी कितना आता? 90 डिग्री ही उसका आंसर आ जाता। ठीक है, याद करने वाला पॉइंट है कि किस किस तरीके से क्वेश्चन आएंगे। चलिए फिर आपन ना, अब मैं रिलेट करा रहा हूं, मेरे को ना मैकेनिक्स में आपको वर्षा के सवाल, वर्षा की समस्या, रेन प्रॉब्लम करानी पड़ेगी और उस समय रिलेटिव में मेरे को कुछ समस्याएं आएंगी, वो मैं अभी बता देता हूं आपको। बच्चों ये कुछ डायरेक्शन होती हैं, ये कुछ दिशाएं होती हैं, ये आपको पता होनी चाहिए थी, क्योंकि अपन यूनिट वेक्टर पढ़ने वाले हैं। अभी एकांकी सदिश देखेंगे तो ये एन, ये डब्ल्यू, ये एस, ये ई, ये नॉर्थ या उत्तर दिशा होती है, ये वेस्ट या पश्चिम, साउथ या दक्षिण, ईस्ट या पूर्व दिशा होती है। बच्चों बहुत सारे बच्चों को लगता है कि नॉर्थ ऊपर होता है, मतलब मैं आपसे बोलता हूं 2 मिनट नॉर्थ में जाओ तो तुम उछलने लग जाओगे। बच्चों नॉर्थ मतलब सामने की तरफ, ये जो हमारा ये ऐसे है, लेकिन जब आपकी कॉपी में ये चित्र बनेगा तो ये ऐसे हो जाएगा। जैसे हमारी कॉपी ऐसी है तो ये नॉर्थ, हमने इस पेन को मान लिया ये नॉर्थ इधर दिख रहा है, लेकिन तुम्हारी कॉपी में जब ये नॉर्थ बनाओगे तो ये तुम्हारी कॉपी ऐसी, तो ये नॉर्थ लेट जाएगा, तो नॉर्थ की तरह आ जाएगा सामने की तरफ। क्योंकि मुझे जरूरत पड़ेगी वेक्टर्स की। नॉर्थ का मतलब होता है या सामने की तरफ, मतलब मैं आपसे बोलता नॉर्थ में जाइए, नॉर्थ में जाइए, नॉर्थ का मतलब क्या होता? नॉर्थ का मतलब सामने की तरफ जाना है। मान लीजिए नॉर्थ आया तो नॉर्थ का मतलब किधर हो जाएगा? सामने की तरफ जाना है, सामने की तरफ। ये कोई मान लीजिए प्लेन होता है ना, ये कोई टेबल होती तो नॉर्थ मतलब हम इस टेबल पे आगे जा रहे हैं, सामने जा रहे हैं, सामने। नॉर्थ मतलब आगे जाना। अगर हम बोलते हैं ऊपर जाना है तो वो वर्टिकली अपवर्ड्स आता, उसकी दूसरी डायरेक्शन होती है। देखिए आपकी ये कॉपी है, इसमें अपवर्ड कौन सी डायरेक्शन है? ये डायरेक्शन है अपवर्ड की, ऊपर जाने की दिशा। हमारी कॉपी में ये डायरेक्शन ऐसे हो जाएगी, इसको ऐसे बना देंगे, ऐसे बना देंगे तो बाहर की तरफ आ जाएगी। बाहर की तरफ हमारा पेन तो चल नहीं सकता है, हमने ऐसे डॉट लगा दिया, ये आ जाएगी बच्चों आउटवर्ड्स, बाहर की तरफ। और जो इनवर्ड्स आएगी वो अंदर की तरफ। जो आउटवर्ड्स आती है इसी को ऊपर या अपवर्ड्स बोलोगे, जो इनवर्ड्स आ रही है उसी को डाउन बोलने वाले हो या नीचे की दिशा बोलने वाले हो। याद करना है अपने को, नॉर्थ किधर होता है? सामने। नॉर्थ किधर होता है? सामने होता है, सामने सामने। और हम डायरेक्शंस 3 तरीके से बताएंगे बच्चों। या तो मैं बोलूं 10 ईस्ट में चले जाओ, या मैं बोलूं 10 मीटर आई कैप में चले जाओ, 10 आई कैप, या मैं बोलूंगा 10 चले जाओ एक्स एक्सिस प्लस एक्स एक्सिस। तो ये 3 तरीके होते हैं। इनमें जो आई कैप है ये बड़ा फेमस है। इस डायरेक्शन को तुम्हें आई कैप कहना है, इसको माइनस आई कैप कहना है, इसको जे कैप कहना है, इसको माइनस जे कैप कहना है, इसको के कैप कहना है और इसको माइनस के कैप कहना है। याद रखना जे कैप का मतलब ऊपर नहीं, जे कैप का मतलब नॉर्थ का मतलब किधर जाना है? सामने। 10 मीटर नॉर्थ में भगिए मतलब सीधे भग जाओ, और ऊपर भग जाओ तब कूदना है ऊपर, तभी आपको समझ में आएगा। इससे फायदा क्या हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि अगर मेरे पास ये एक्सिस थी, ये एक्स एक्सिस थी, ये वाई एक्सिस थी। याद रखना कॉपी के पन्ने में एक्स और वाई होती है, एक्स हॉरिजॉन्टल और वाई किधर होती है? सामने की तरफ। ठीक है, सामने की तरफ, ऊपर नहीं होती वाई, वाई किधर होती है? सामने की तरफ, ऊपर दिखती है हमें, तो वाई सामने की तरफ। अब हम बोल देते 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप, तो पढ़ा लिखा आदमी बिल्कुल चल जाता। कहां से कहां चल जाता? 2 तो चलता वो आई में, 2 तो चलता वो आई में, और 3 वो चलता जे में, 3 वो चलता जे में। क्या वो इस पॉइंट पे पहुंच जाता? वो किस पॉइंट पे पहुंचता? वो 2,3 पर पहुंच जाता ना। बच्चों ये जो रास्ता उसने लिया है, क्या ये उसका इनिशियल पॉइंट था? क्या ये इसका फाइनल पॉइंट था? तो इसका रिजल्टेंट, इसका परिणामी यही आता है, इसका रिजल्टेंट। बच्चों इसको बोलना है पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश। याद, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। मैं जब टॉर्क निकलवाऊंगा, जब मैं आपको बलाघूर्ण निकलवाऊंगा तो मेरे को इसकी जरूरत पड़ेगी, तो ये आर सदिश, ये पोजीशन वेक्टर आ जाएगा।
तो पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है, वो रास्ता जिससे तुम आखिरी पॉइंट तक पहुंच रहे हो, उसी को अपन पढ़े लिखे आदमी पोजीशन वेक्टर या स्थिति सदिश बोल देते हैं। 3,4 पॉइंट होता तो 3 आई में जाता और 4 जे में जाता, पहुंच जाता क्या वहां पे। और इन दोनों को नहीं शो करेंगे अपन, क्योंकि इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का परिणामी ये आर ही आ गया है अपने पास। तो पोजीशन वेक्टर मतलब ओरिजिन से उस पॉइंट को जोड़ो और वहां तक जाने का रास्ता 2i 3j। मान लीजिए मेरे को 2, 3, 4 तक पहुंचना है, तो 2 तो i में जाऊंगा, 3j में जाऊंगा और 4k में जाऊंगा। बस यही उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर या स्थिति सदिश आ जाएगा। शुरुआत का पॉइंट कुछ नहीं बोला हुआ है, तो इनिशियल पॉइंट कौन सा माना है अपन ने, ओरिजिन माना है, 0,0 को माना हुआ है, ठीक है, याद कर रहा है अपने को। और यहीं से एक और पॉइंट आ जाएगा, पोजीशन वेक्टर बता रहा था, पोजीशन वेक्टर स्थिति सदिश बलाघूर्ण या टॉर्क में जरूरत पड़ेगी, अभी सवाल कराऊंगा आपको क्रॉस प्रोडक्ट में, तब आप मेरे को बताना कि पोजीशन वेक्टर या स्थिति सदिश कैसे निकालते हैं। इसी में एक आता है बच्चों डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, एक आता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या विस्थापन सदिश, वो भी देख लीजिए, क्योंकि यही दो वेक्टर्स आपको जरूरत पड़ेगी। एक पॉइंट ए होता, एक पॉइंट बी होता, ये पॉइंट होता x1 y1 z1, ये पॉइंट होता x2 y2 z2। विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ए से बी को जोड़ दीजिए, इसी को एस वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बोलोगे। तो एस वेक्टर होना चाहिए था ए बी वेक्टर। क्या इसी ए बी वेक्टर का दूसरा नाम एस वेक्टर दे दिया, यही विस्थापन सदिश है, यही क्या है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। और यहां से एक फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास, क्या आ जाएगा फॉर्मूला, ये बताओ, मैं इसको जोड़ता हूं तो ये ओ ए वेक्टर आ जाता, क्या ये क्या आ जाता, ओ ए वेक्टर। क्या इसको ए वेक्टर भी बोल सकते हैं, ए वेक्टर मतलब ए का पोजीशन वेक्टर है ना, ये ए का पोजीशन वेक्टर, ए का स्थिति सदिश, इसको क्या बोल देते हैं हम, ए ओ बी वेक्टर, या इसको केवल बी वेक्टर बोल देते हैं। और अभी वेक्टर बताया था आपको, वेक्टर का एडिशन रूल बताइए, मैं यहां से यहां गया तो ए वेक्टर प्लस एस वेक्टर बराबर बी वेक्टर दिखना चाहिए। देखिए मैं इसको इनिशियल पॉइंट माना, इसको प्रारंभिक बिंदु माना, तो यहां से यहां गया ए वेक्टर प्लस एस वेक्टर, एक ही रास्ते पे चल रहा हूं तो जोड़ दीजिए ए वेक्टर प्लस एस वेक्टर, और रिजल्टेंट या परिणामी कहां से कहां होगा, इनिशियल से फाइनल, बी वेक्टर के बराबर। तो क्या एस वेक्टर की वैल्यू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर आ गई, यानी आज से याद रखेंगे एस वेक्टर क्या था, ए बी वेक्टर था। बच्चों याद रखना है, वेक्टर होता है हमेशा हेड माइनस टेल, बी क्या हो जाएगा हेड, ए क्या हो जाएगा टेल, तो हमेशा ए बी वेक्टर आएगा बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपको पूरी फिजिक्स में काफी काम आएगा। बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर करोगे तो यहां आंसर क्या आएगा, बी में से ए को माइनस करोगे तो आंसर आएगा x2 माइनस x1 तो आई कैप में, y2 माइनस y1 जे कैप में, और z2 माइनस z1 के कैप में। चीजें कहां से कैसे पहुंचाई जा रही है देखते चलिए। एक लॉ पढ़ा है हमने कि वो 10 न्यूटन पापा का सोना कहां गया, उस लॉ को हर जगह लगा रहे हैं अपन, और उसी से ये आंसर आ जाएगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, ये स्थिति सदिश आ जाएगा अपने पास, ठीक है। तो याद करना है अपने को कि जब भी अपन डिस्प्लेसमेंट वेक्टर या विस्थापन सदिश की बात करेंगे तो वो इस तरीके से निकाला जाएगा। अब आज की क्लास को अपन यहाँ पे रोकने वाले हैं, वैसे तो रोकने का मन नहीं है, बट आज की क्लास को यहाँ पे रोकेंगे अपन। नेक्स्ट लाइव क्लास जल्दी ही मिलेगी, 1-2 लेक्चर्स में इस वेक्टर को हम कोशिश करेंगे कंप्लीट करें बच्चों, ठीक है, ताकि हम और फिजिक्स पढ़ पाएं। तो जल्दी ही आपसे नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलेंगे, और तब तक के लिए बच्चों आप लोग विश्राम कीजिए। नेक्स्ट क्लास केमिस्ट्री की है, उसमें पूनिया सर आपको पढ़ाएंगे। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में।